नमस्कार। आज हम यूरोप में आर्थिक पुनरुत्थान और एकीकरण पर चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का पुराना महत्व और प्रभुत्व छीन हो गया। युद्ध के भीषण विध्वंस ने यूरोप को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से निर्बल बना दिया। जहां एक और पूर्व दिशा में सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति उसे आतंकित करने लगी, वहीं दूसरी ओर पश्चिम दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्कर्ष भी उसे व्यथित करने लगा था। इन दो भीमाकार शक्तियों के बीच में पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के लिए आत्मरक्षा और उन्नति का उपाय यूरोपियन एकता को सुदृढ़ करना तथा इसके लिए विविध आर्थिक और राजनीतिक संगठन बनाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका भी सोवियत रूस के विरुद्ध ऐसे संगठनों को आत्मरक्षा के लिए आवश्यक समझता था। यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए सन 1943 में ही संयुक्त राष्ट्रों ने एक संस्था का निर्माण किया, जिसका लक्ष्य सैनिक अधिकारियों या स्थानीय सरकार के सहयोग से संत्रस्त राष्ट्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना था। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र पुनरुत्थान व पुनर्वास प्रशासन के नाम से जानी जाती थी। पहला, ट्रूमैन सिद्धांत। पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान व एकीकरण की दिशा में सबसे पहला प्रयास ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत उस भाषण का अंग था जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को तुर्की और यूनान की सैनिक व आर्थिक सहायता के लिए $40 करोड़ की मांग रखते हुए अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष दिया था। ट्रूमैन ने यह निर्णय किया कि इन देशों को आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद के प्रसार को यूरोप में सीमित किया जाए। ट्रूमैन के शब्दों में, हमारी सहायता प्रधानतः आर्थिक और वित्तीय सहायता के द्वारा होनी चाहिए, जो आर्थिक स्थायित्व और सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। बेनेलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के बीच सितंबर 1944 में हुए समझौते का परिणाम था। मार्च 1947 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और 1 जनवरी 1948 से इसे लागू किया गया। इसके अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों ने अपने बीच चुंगी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया और आयात पर एक समान टैरिफ कार्यक्रम की स्थापना की। तीसरा, मार्शल योजना। युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी और चारों ओर असंतोष, दरिद्रता और आर्थिक कष्ट का साम्राज्य छाया हुआ था। ऐसे हालत में यूरोप में साम्यवादी व्यवस्था फैल जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। अमेरिका के सामने समस्या यह थी कि युद्ध से विध्वस्त यूरोप का पुनर्निर्माण करके उसे साम्यवाद से कैसे बचाया जाए। अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल इस स्थिति को भली प्रकार समझ रहे थे। अप्रैल 1947 में जब वे यूरोप से लौटकर वाशिंगटन पहुंचे तो उसने इस बात पर बल दिया कि यदि इस समय तुरंत यूरोप में आर्थिक पुनरुत्थान का यत्न नहीं किया गया तो वह साम्यवादी हो जाएगा। 5 जून 1947 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने सुप्रसिद्ध भाषण में गए तो उन्होंने यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। इसी आधार पर भुखमरी, गरीबी, निराशा व अव्यवस्था का सामना करने के लिए मार्शल योजना का निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिमी यूरोप के 16 देशों में लगभग $11 मिलियन की सहायता दी। यूरोप साम्यवाद की चपेट में आने से बच गया, लेकिन यूरोप पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व अवश्य कायम हो गया। नेक्स्ट, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन OEC। 1948 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग का संगठन पश्चिमी यूरोप के आर्थिक एकीकरण की दिशा में सर्वाधिक ठोस प्रयास था। इसका निर्माण मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपियन राष्ट्रों को मिलाने वाली सहायता को व्यवहार में लाने के संबंध में किया गया था। इसका मुख्य संबंध यूरोप के सामान्य व्यवहार, आर्थिक विकास तथा अंतर यूरोपियन वित्त व्यवस्था से था। पश्चिमी यूरोप के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में इस संगठन की मुख्य भूमिका रही। ट्रिस्टे तथा जर्मन फेडरल रिपब्लिक सहित 18 यूरोपियन राज्य इसके सह सदस्य हैं। इसका प्रधान कार्यालय पेरिस में है। 5वां, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। 1961 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन के स्थान पर एक नई संस्था अस्तित्व आई, जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा जाता है। यह नाम परिवर्तन इसकी स्थिति और कार्यों में परिवर्तन का परिचायक है। जब अमेरिका और कनाडा इसके पूर्व सदस्य मान लिए गए, जिससे यह विशुद्ध यूरोपियन संगठन नहीं रहा। इसके 30 सदस्य थे। इस संगठन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं: सदस्य देशों में उच्चतम आर्थिक विकास तथा रोजगार की व्यवस्था करना, जीवन यापन के स्तर को उन्नत करना, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होना,
सदस्य देशों में तथा अन्य देशों में स्वस्थ आर्थिक विकास और विस्तार में सहयोग देना। विश्व व्यापार के ऐसे विस्तार में सहयोग देना जो बहुपक्षीय हो तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुसार हो तथा कोई विशेष भेदभाव न करने वाला हो। छठा, यूरोपियन अदायगी संघ। इस संस्था का निर्माण सितंबर 1950 में हुआ। इसका प्रयोजन अंततः यूरोपियन व्यापार को सुविधाजनक बनाना था। वह अपने सदस्य राज्यों में एक देश की कमाई को दूसरे देश में उसका ऋण अदा करने के लिए सुलभ बनाने की व्यवस्था करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अदायगियों के भुगतान में बड़ी सुविधा हो गई। यूरोप की परिषद, काउंसिल ऑफ यूरोप। 1948 में 26 यूरोपीय देशों ने 1000 प्रभावशाली नागरिक यूरोप कांग्रेस के नाम से हेग में एकत्रित हुए और संयुक्त यूरोप और यूरोपीय विधानसभा की स्थापना का आह्वान किया। पहले ब्रुसेल्स संधि संगठन ने और बाद में राजदूतों के सम्मेलन ने इस प्रस्ताव की जांच की जो यूरोप परिषद का आधार बना और 21 सदस्यों की यह परिषद यूरोप के जनतंत्रों का विशालतम संगठन बना। यूरोपियन परिषद की स्थापना 5 मई 1949 को यूरोपियन एकता के आंदोलन के फलस्वरूप हुई। इसका मुख्य कार्यालय स्ट्रेसबर्ग में है। इसके सदस्य शुरू में 3 बेनिलैक्स देश तथा फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और ग्रेट ब्रिटेन थे। बाद में ग्रीस, टर्की, आयरलैंड, जर्मन फेडरल रिपब्लिक तथा सार प्रदेश भी इसके सदस्य बन गए। इस संगठन के 2 अंग हैं, पहला विमर्श सभा और दूसरी मंत्री समिति। विमर्श सभा के सदस्यों की संख्या 125 है और इसके चुनाव का ढंग प्रत्येक देश की सरकार अपनी इच्छा से निश्चित करती है। प्राय ये देश विभिन्न देशों की संसदों में इनमें विद्यमान पार्टियों के प्रतिनिधियों को आनुपातिक संख्या में चुनते हैं। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की संख्या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भांति समान नहीं है, किंतु देशों के महत्व को देखते हुए निश्चित की गई है। 8वां, यूरोपियन कोयला तथा इस्पात समुदाय। फ्रेंच विदेश मंत्री सुमैन द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर इस संगठन की स्थापना 10 अगस्त 1952 को हुई। मई 1950 में सुमैन ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें यह कहा गया कि फ्रांस और जर्मनी अपने कोयले और इस्पात के उत्पादन को किसी एक संगठन को सुपुर्द कर दें, जिससे अन्य देशों को भी सम्मिलित होने की स्वतंत्रता हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 6 राज्यों ने 20 जून 1950 को बातचीत करना शुरू कर दिया तथा 18 अप्रैल 1951 को उन्होंने इस आशय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। यह संधि 25 जुलाई 1952 को क्रियान्वित हुई। इस समुदाय की कार्यपालिका शक्तियाँ एक उच्च सत्ता में सन्निहित की गई। इस उच्च सत्ता ने 10 अगस्त 1952 से काम करना प्रारंभ कर दिया। उच्च सत्ता की रचना 9 सदस्यों द्वारा होती है। उच्च सत्ता के अतिरिक्त इसमें एक मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई है। इस परिषद का काम यह देखना है कि कई उच्च सत्ता के निर्णय सदस्य राज्यों की आर्थिक नीतियों के प्रतिकूल तो नहीं है। इन 2 अंगों के अलावा समुदाय की एक असेंबली भी होती है जिसकी सदस्य संख्या 78 होती है, जिसके सदस्य राज्यों की संसद के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। इसका उद्देश्य कोयले और इस्पात के लिए एक मंडी बनाना, इसके संबंध में आयात और निर्यात करों को तथा राज्य की सहायता को बंद करना, व्यापारिक बाधाओं और एकाधिकार तथा भेदभाव करने वाले मूल्यों को हटाना है। 9वां, यूरोपियन आणविक शक्ति समुदाय, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूरोटॉम। इस समुदाय का निर्माण 25 मार्च 1957 में रोम में हुई संधि के अनुसार 1958 में किया गया था। इसका उद्देश्य यूरोप के 6 राज्यों बेल्जियम, फ्रांस, संघीय जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग तथा नीदरलैंड में शांतिपूर्ण प्रयोजनों एवं आणविक शक्ति के विकास के लिए सामान्य प्रयत्न करना है। जुलाई 1962 में ग्रेट ब्रिटेन ने इसका सदस्य बनने का आवेदन पत्र दिया, किंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया। ईईसी की संस्थाओं द्वारा यूरोटम के कार्यों का नियंत्रण होता है, किंतु इसके कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद द्वारा निर्मित एक आयोग में निहित होते हैं। 10वां, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ। यूरोपियन साझा बाजार से ब्रिटेन तथा अन्य देशों को काफ़ी हानि पहुंची, अतः इसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने इसका निर्माण किया। इसके सदस्य 7 राज्य थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन तथा स्विट्जरलैंड। इस संघ का आरंभ 3 मई 1960 को हुआ और 2 मार्च 1960 को फिनलैंड इसका 7वां सदस्य बना। इस संघ के अधिकांश सदस्य यूरोप के बाहरी छोर पर अवस्थित है, अतः यूरोपियन साझा मंडी के आंतरिक 6 देशों की तुलना में इन्हें बाह्य 7 भी, आउटर 7 भी कहा जाता है। यह आंतरिक 6 के संगठन को अपेक्षा शिथिल आर्थिक संगठन है। इसके सदस्य राज्यों द्वारा तटकर सैन्य घटाने की व्यवस्था है।
1 जनवरी 1963 तक इन देशों ने अपने तट करों में 50% की कमी की थी। नेक्स्ट, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन आर्थिक समुदाय अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे साझा बाजार, यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय संघ आदि। इसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहना ही अधिक उचित होगा, क्योंकि यही इसका अधिकृत शीर्षक है। नवंबर 1993 में यूरोपीय समुदाय का नाम अधिकृत रूप से यूरोपीय संघ कर दिया गया। 1 जनवरी 1958 को एक संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसके 6 राष्ट्र फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मन संघीय गणराज्य व इटली सदस्य थे। बाद में ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे भी संधि में शामिल हुए, परंतु नॉर्वे उससे हट गया। 1981 में ग्रीस तथा 1986 में स्पेन और पुर्तगाल इसके सदस्य बने। जनवरी 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड तथा स्वीडन को यूरोपीय संघ का सदस्य नियुक्त किया गया। इस तरह संघ की सदस्य संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई। मई 2004 में 10 नए राष्ट्रों को शामिल करने के बाद यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या 25 हो गई। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया इसके सदस्य बन जाने से संघ की सदस्य संख्या 27 हो गई और 9 दिसंबर 2011 को विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद क्रोएशिया संघ का 28वां सदस्य बना। क्रोएशिया की सदस्यता 1 जुलाई 2013 से अस्तित्व में आई। ब्रेग्जिट। 23 जून 2016 को ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान हुआ। ब्रेग्जिट के पक्ष में 51.9% और विरोध में 48.1% मत पड़े। ब्रिटेन के बाहर होने पर यूरोपीय संघ के 27 देश रह जाएंगे। जनमत संग्रह के परिणाम के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वे यूरोपीय संघ के साथ बने रहने के पक्ष में थे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने प्रशासनिक बदलाव शुरू किए, जिससे मार्च 2019 तक ब्रिटेन पूरी तरह ईयू से अलग हो गया। रोम की संधि के राजनीतिक आधार और प्रभाव के होते हुए भी कुछ लोग ये अनुभव करते हैं कि आर्थिक समुदाय शुद्ध आर्थिक ही है। इसका एक उद्देश्य आर्थिक संघ का निर्माण है, जिसके द्वारा सभी सदस्य देशों में रहन सहन के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। उपयुक्त कारणों को आर्थिक समुदाय की स्थापना की दृष्टि से प्रोत्साहन कारण कह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी थे। 6 देशों की सामूहिक सीमा और समान आधार पर आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। राजनीतिक सिद्धांतों की समानता एक अन्य सहायक कारण था। इसके अलावा अनेक भावनाएं और उद्देश्य भी थे। यूरोप की प्रतिस्पर्धा सर्वोपरि है और राष्ट्रीय आधार पर यूरोपियन सभ्यता का पुनर्जागरण संभव नहीं है। थैंक यू।